हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको सभी को पता ही होगा कि 25 सितंबर से हरियाणा डीएलएड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो हरियाणा डीएलएड यानी कि हरियाणा जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय, जी हाँ, प्रथम वर्ष हरियाणा जेबीटी का जो विषय है शिक्षा, समाज, पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता, इस विषय का आज हम 5वां इकाई आपके सामने लेकर आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी इकाई 1, 2, 3, 4 इन सब का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमने अपने कोर्स में अपलोड कर रखा है। हमारे क्रैश कोर्स में सारी वीडियोस, सारे लेक्चर, सारे पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, डिटेल नोट, शॉर्ट नोट सब कुछ उपलब्ध है। जो भी लोग कोर्स से जुड़कर पढ़ रहे हैं उन्हें ऑलरेडी पता है। हजारों छात्र ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करके वहां से सीधा हरियाणा डीएलएड का फुल कोर्स या फिर क्रैश कोर्स अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं। चलिए बात करेंगे इस इकाई 5वें की। कोर्स के बारे में वीडियो के अंतिम में जानकारी दूंगा और लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं यूनिट 5, इस इकाई 5 जिसका नाम ही है बदलते हुए परिदृश्य में। बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, बदलते हुए परिदृश्य में अधिगम, यानी आज के बदलते हुए माहौल में, बदलते हुए परिदृश्य, जी हाँ, बदलते हुए परिदृश्य में अधिगम, यानी इस वक्त, इस माहौल में, आज के जमाने में जो पढ़ाई लिखाई, जो अभी जो माहौल है वो जिस तरह से बदल रहा है, उस माहौल में कैसे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो हमारा टॉपिक है, हमारी इस 5वीं इकाई जो कि अंतिम इकाई है इस विषय की, उसका नाम है बदलते हुए परिदृश्य में अधिगम। अब इसको समझ लीजिए पहले कि बदलते हुए परिदृश्य ने आज का जो माहौल बदल रहा है, या फिर बच्चा जो शैशव अवस्था से बाल अवस्था से किशोर अवस्था, फिर युवावस्था में जाता है, तो इन अवस्थाओं में अधिगम भी तो बदलता है, यानी सीखने के तरीके तो बदलते हैं। अभी जैसे नया जमाना आ गया है, इंटरनेट आ गया है, यूट्यूब आ गया है, आप जितना भी देखोगे ऐप, एआई, ये सब आ गया है। तो इस माहौल में पढ़ाई कैसे कराना है, इस माहौल में अधिगम कैसे होगा, इसी के बारे में पूरा का पूरा यूनिट रहेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अभी जो इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, एआई हो गया, इन सब के अब सिलेबस इतना अपडेटेड तो नहीं है कि इसमें एआई की बात की जाए, लेकिन आप इतना मान लीजिए कि नए जमाने की पढ़ाई लिखाई, स्मार्ट बोर्ड से, डिजिटल मटेरियल से, कंटेंट से, इन सब से कैसे पढ़ाई करवाई जा रही है, इन सब से कैसे बच्चे को अधिगम कराया जा रहा है, इसी पर सवाल होगा। तो ये पूरा यूनिट हम ऐसे ही पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, इस इकाई की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भाई अगर आप हरियाणा डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लो सीधा। चलिए बात करें अगर इस ई लर्निंग का संप्रत्यय, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग। यहां संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। अब ई लर्निंग है क्या? अब ई का मतलब यहां पर इंटरनेट से, याद रखिएगा, यहां ई लर्निंग का मतलब ये इंटरनेट, या इसको आप चाहे तो इंटरनेट ना बोल के आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब भाई यहां पर क्या है, यानी जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, यानी कि बोर्ड, डिजिटल मटेरियल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक, जो मशीन, बिजली से चलने वाले जो साधन होंगे ना, उनकी मदद से आप चाहे तो इसको इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का समझ सकते हो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग है क्या एक्चुअल में ई लर्निंग है क्या? तो भाई ये इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, फुल फॉर्म इसका जो होगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि आज के जमाने में अगर इसको देखोगे तो इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से, यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से, जी हां, विद्युत वाले जो उपकरण होते हैं उनके माध्यम से प्रोजेक्टर से पढ़ाना है ना, स्मार्ट टीवी पर पढ़ाना, ये सब कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो इलेक्ट्रॉनिक पर चलते हैं, विद्युत बिजली पर चलते हैं। ठीक है, तो ई लर्निंग यानी का इसका मतलब क्या, अभिप्राय मतलब इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इसमें जो अध्यापक होता है, इसमें जो टीचर होता है, इसमें अध्यापक और विद्यार्थी, इनके बीच अंतःक्रिया करने के लिए ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जी हां, ऑनलाइन तकनीक से बच्चा सीख सकता है। अभी आप और मैं जो कर रहे हैं, यानी मैं यहां इस कमरे में बैठा हूं अकेला, मतलब इस बंद कमरे में हूं, आप किसी स्कूल कोचिंग में क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ पा रहे हैं। कैसे? यही तो है ई लर्निंग। जी हां, यही ई लर्निंग है। इसे ही हम ई लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं, ऑनलाइन टीचिंग जिसे हम कहते हैं, ऑनलाइन एजुकेटर जिसे कहते हैं। ये सब क्या है? ये सब कुछ भाई ई लर्निंग ही है। क्योंकि हम, आप बच्चा कहीं भी बैठा हो, किसी भी समय पढ़ाई कर सकता है। स्कूल में जाने में क्या होता है, स्कूल कोचिंग में जाने में क्या होता है कि बच्चे को एक नियत टाइम पर, एक नियत स्थान पर, है ना, एक निश्चित समय के लिए ही जाना होगा। वहां सीखने में थोड़ी सी बाधा रहेगी कि भाई इतने समय में ही सीख सकते हैं, लेकिन इंटरनेट का कोई बाधा नहीं है। भाई आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, यानी कई लोग तो अपने घर पे सोफे पे लेटे होंगे, बिस्तर पर पड़े होंगे, या ऐसे कोई चलते चलते बस में बैठ के ईयरफोन लगा के सुन रहा होगा। यानी पढ़ाई जब मर्जी चाहो तब कर सकते हो। किस माध्यम से? ई लर्निंग के माध्यम से। यानी अधिगम, यानी सिखाना, यानी कि पढ़ाई लिखाई करवाना, ये सब अब पहले की तरह नहीं रहेगा कि सिर्फ स्कूलों में होगी, सिर्फ कोचिंग में होगी। भाई अब ऑनलाइन होगी। अब इसमें ना समय ना स्थान किसी की बाध्यता नहीं है। स्कूल जाने के लिए बस्ता लो, ड्रेस पहनो, नहा कर जाओ, बस पकड़ो, उतने दूर जाओ, बारिश आ रही है, धूप है, ठंडी है,
इतना सारा तामझाम, डेस्क वेस्क बैठने का। और ई लर्निंग में कुछ नहीं, अगर इंटरनेट की सुविधा है, एक मोबाइल फोन हाथ में है, तो बैठ के बच्चा घर पे सब कुछ सीख सकता है। हाँ, हालांकि इसके भी नुकसान है, जिस पर चर्चा चलती है, ये एक चर्चा का विषय है ना, डिबेट का विषय है इस पर। लेकिन हाँ, अब गरीब बच्चे भी पढ़ाई कर पाते हैं। आप देखोगे डीएड बीएड की फीस 70,000 80,000, लेकिन भाई साहब वही बच्चा कोर्स हमारे चैनल पर कितने में पढ़ रहा है? 499 में, 700 में, 700 में, 500 में, ऐसे कोर्सेज पे पढ़ पा रहे हैं पूरी पढ़ाई, जिसकी फीस कॉलेज वालों ने 4,000 4,000 नहीं, माफ कीजिएगा, 40,000 एक साल की ले ली है ना। 40,000 रुपए ले जिस फीस की कॉलेज में, और पढ़ा भी नहीं रहे। और हमारा देखिए यहाँ पर ऑनलाइन से बच्चों को कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, यही है ई लर्निंग का जादू, यही है ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग। तो ये ई लर्निंग क्या है अब तो आप समझ गए होंगे, यही कॉन्सेप्ट आता है। इसमें आमने सामने व्यक्तियों की अंतःक्रिया नहीं होती। ई लर्निंग का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जा सकता है। किन संदर्भों में ऑनलाइन या ई लर्निंग हो सकती है? पहला, कंपनी में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। आप देखते हो आईटी वाले जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर से जॉब करते हैं, उनके कंपनी के लोग मीटिंग करते रहते हैं भाई आपस में ना, तो ये ई लर्निंग वहीं से होती है, ऑनलाइन चलता है ना उनका तो वीडियो। फिर दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंट मोड एजुकेशन, कुछ लोग जो रेगुलर नहीं करते, जो लोग डिस्टेंट मोड पे कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे कि भोज यूनिवर्सिटी से, इग्नोउ यूनिवर्सिटी से, है ना, इन यूनिवर्सिटी से आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंट मोड एजुकेशन होता है ना, स्कूल नहीं जाना है, बस साल में एक बार परीक्षा देने जानी है, 6 महीने में एक बार परीक्षा देने जानी है, सेमेस्टर वाइज है, तो इसे ही डिस्टेंट मोड एजुकेशन, डिस्टेंट लर्निंग कहते हैं। फिर क्या, व्यापार क्षेत्र में भी मूल्य प्रभाव, कॉस्ट इफेक्ट का ऑनलाइन प्रशिक्षण के रूप में। जी हाँ, व्यापार के क्षेत्र में भी ऑनलाइन चल रहा है। अब आप शॉपिंग करने बहुत कम लोग जाते हैं, वैसे शॉपिंग तो जाते ही हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर बैठे बहुत सारा सामान मंगवा लेते हैं। ठीक है, घर बैठे ऑनलाइन ही, ठीक है, तो ऑनलाइन मंगाया जा सकता है। अभी आप देखोगे हम जितने भी बहुत सी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे मैंने एप्पल वॉच पहनी है, ऑनलाइन मंगाया गया है। हाथ में जो आप यहाँ पर पैनल पड़ा हुआ जिस पर देख रहे हैं, ऑनलाइन है। जिस ट्राइपॉड पे मैंने अपना फोन लगा रखा है, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कैमरा लगा रहा हूँ, ये सब कुछ कहाँ है? ऑनलाइन। जो माइक पहन रखा है क्या है? ऑनलाइन। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होती है भाई, बहुत सारी चीजें। तो ई व्यापार भी चल रहा है इसी के माध्यम से, ठीक है। शैक्षिक वेबसाइट भी यहीं से संबंधित है। एजुकेशनल वेबसाइट्स, हरियाणा डीएलएड की, मध्य प्रदेश डीएलएड की वेबसाइट पर पूरी जानकारी मिल जाती है बच्चों को, है ना। कंप्यूटरों की शिक्षा में प्रयोग करते समय, कंप्यूटर की जो शिक्षा दी जाती है उसमें जब प्रयोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, कोडिंग जिसे हम कहते हैं, आजकल देख पाओगे प्रोग्राम्स चलाना है, ये सब कुछ ई लर्निंग है। इन सब तरीकों से ई लर्निंग की जा सकती है, इसमें काम आता है। ठीक, अब आते हैं ई लर्निंग के बाद ई बस्ता। अब आखिर में ई बस्ता क्या है भाई? ई बैग या ई बस्ता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैग या इलेक्ट्रॉनिक बस्ता क्या है? चलिए इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। हिंदी में बस्ता का अर्थ है स्कूल बैग। बस्ता किसको बोलते हैं भाई? स्कूल बैग को ही कहते हैं। अंग्रेजी में तो भाई ये क्या हो गया, अंग्रेजी में स्कूल बैग, हिंदी में ई बस्ता। ई बस्ता स्कूल की किताबों और अध्ययन सामग्री के डिजिटल संस्करण के साथ एक डिजिटल स्कूल बैग है। यानी कि अगर मान लो आपके पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल के अंदर आपके पास पूरी पीडीएफ है, उदाहरण के तौर पर, ठीक है। अभी जैसे आप हमारा हरियाणा का डीएलएड का जितने भी हजारों छात्र जुड़ के कोर्स परचेस करके ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जितने भी एमपी डीएलएड के सैकड़ों हजारों छात्र हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सभी लोग क्या है, उनके हाथ में चलता फिरता एक ई बस्ता ही तो है। यानी आपके कोर्स में, स्टडी क्लास के ऐप में, कोर्स में दसों विषय, हरियाणा के जितने भी विषय हैं, जी हाँ, जितने भी विषय हैं हरियाणा डीएलएड के, जितने विषय एमपी डीएलएड के, उन सबके नोट्स, उन सबका वीडियो लेक्चर, सब कुछ बस्ते में तो है, एक मोबाइल में तो है। तो ई बस्ता हुआ ना। ई बस्ता का मतलब भाई आपके पास सारा कंटेंट डिजिटल फॉर्म में होना, पीडीएफ फॉर्म में होना, है ना, डिजिटल चीज में होना। भारत सरकार ने अपने देश के छात्रों की मदद करने के लिए ई बस्ता की सौगात दी है। अभी आप देखोगे आजकल डिजी लॉकर का भी सहारा लिया जा रहा है। डिजी लॉकर में पहले क्या होता है, जगह जगह पर फिर आप क्या करो, अपना लाइसेंस, अपना आरसी, ये सब लेके घूमो, सारे कागजात लेके घूमो। पर अब डिजिटल लॉकर में ही सारे कागजात पहले से भर दिए गए हैं और वहां से कोई भी लॉगिन करके अपने कागजात ले सकता है। यानी अब ले लेके घूमने की चिंता खत्म, गुम जाने की, बरसात में गीले हो जाने की, फट जाने की, चोरी हो जाने की चिंता ही खत्म, क्योंकि डायरेक्ट लॉगिन करो कहीं से भी, वहां से सीधा दे दो, वहां से डिजी लॉकर से सीधा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कितना अच्छा हो गया। तो ये भारत सरकार की पहल है, हमारे सरकार ने ऐसा कराया है ना। किताबों का अध्ययन कर सकते हैं, ई बस्ता में किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। यानी जो ई बस्ता होता है उसमें कई प्रकार की, जिसे डिजिटल लाइब्रेरी भी आजकल कहने लगे हैं, उसमें कई प्रकार की पीडीएफ रहती है किताबों की, जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है किसी भी डिजिटल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, यानी मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, है ना, आईपैड, इन सबसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है,
चलिए, ई बस्ता के कारण अब हुआ क्या है कि गांव एवं छोटे शहरों के छात्र भी आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। किताबों एवं सही मार्गदर्शन की कमी कारण छोटे शहरों के छात्र पीछे रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक स्कूल में, मतलब गांव में जो बच्चे रहते हैं वो 300-400 किताब अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, बट वही किताब डिजिटल फॉर्म में फ्री में अवेलेबल है। जी हाँ, जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें होती हैं आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से ही, प्ले स्टोर से ही ऐप आते हैं, सीधा डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी प्रकार का ग्रामर, व्याकरण, जितना भी होता है ना मटेरियल स्कूल लाइफ का, आप देखोगे तो सब कुछ ऑनलाइन सीधा सीधा उपलब्ध रहता है, फ्री में वो भी। तो इसके लिए हम 400-400, 500, 1000, 2000 की किताबें क्यों खरीदे, है ना। तो ये सरकार ने उन गांव के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों जो स्कूल जाते हैं उनके लिए बड़ा बढ़िया तरीका निकाला है। जो पहले किताबों पे ज्यादा पैसा देकर लूटा जाता था, यानी शिक्षा को पहले बहुत महंगा माना जाता था कि सिर्फ अमीर लोग ही अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं शिक्षा, ना गरीब लोग नहीं पढ़ा सकते। अब वो नहीं रह गया, अब गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता है सरकारी स्कूल में, गरीब का बच्चा भी वही सिलेबस पढ़ रहा है जो आज अमीर का बच्चा पढ़ रहा है ना। तो ये बड़ा अच्छा हुआ है, आज के समय शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव आया है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक से, ई बस्ते से पॉसिबल हुआ है। इनमें योग्यता होते हुए भी बच्चे जो होते हैं गाँव खेड़े के, जो गाँव के बच्चे होते हैं, छोटे कस्बों के बच्चे होते हैं, इनमें टैलेंट तो बहुत होता है लेकिन इनके पास साधन और सुविधाएं नहीं होती, जिस कारण से पीछे रह जाते हैं। तो ये पीछे ना रहे, इनकी योग्यता काम में आया ना, ये इनके लिए ई बस्ता बहुत ज्यादा लाभकारी है, बहुत अच्छा माध्यम सिद्ध हो रहा है। इस एप्लीकेशन या पोर्टल के लिए छात्रों के सिलेबस के मुताबिक सूचना एवं पाठ्य वस्तु का ब्यौरा स्कूल एवं शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। यानी इसमें स्कूल के टीचर जो अपलोड कर देते हैं पूरा का पूरा ब्यौरा मिलने के बाद प्रकाशन इसके मुताबिक आंकड़े ई बस्ता पोर्टल में प्रकाशित करेंगे। यानी सरकार जो सिलेबस बनाती है, सरकार जो ब्लूप्रिंट देती है, उसी के हिसाब से लोग किताबें डिजिटल फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर देते हैं ऐप से, और वहां से सब कुछ डाउनलोड करके देखा जा सकता है। अभी आप जो पढ़ रहे हो हमारा कोर्स, वो भी ऐप से पढ़ रहे हो, तो भाई वो भी को क्या है, ई बस्ता ही तो है पूरी तरह से, है ना। ठीक, अब आते हैं ई पाठशाला। ई पाठशाला क्या है? ई का मतलब यहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रॉनिक ही है। तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो भारत सरकार है, और एनसीईआरटी ने जो है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ई पाठशाला का ऐप जारी किया है। ई पाठशाला नाम का एक ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तेजी से डिजिटल होती दुनिया में अब सभी कार्य मोबाइल तथा इंटरनेट से हो रहे हैं। बच्चे पुस्तकों से भरे बस्तों का बोझ क्यों उठाएं, बहुत सारी चीज अब ऐप से, एक छोटे से फोन से सब कुछ हो सकती है। सारी किताब, सारी कॉपी, सब मटेरियल एक छोटे से फोन में आ सकता है, इतना भारी बोझा क्यों ढोना, ठीक है। इसलिए सरकार भी इसको नहीं चाहती। ई पाठशाला ऐप के माध्यम से विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि पर मुफ्त पढ़ सकते हैं। इसका फायदा तो है कि ये सब फ्री में मिल जा रहा है, बोझा नहीं उठाना पड़ रहा, पर इसका नुकसान है, बच्चे उस मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। बच्चों की आंखों पर असर पड़ रहा है लगातार मोबाइल, टैबलेट यूज करने से। बच्चे गलत चीजें भी उस मोबाइल का, गेम खेलने के लिए, ऑनलाइन गेमिंग, जुआ खेलने के लिए, बेटिंग पैसे लगाने के लिए, गेम में पैसे लगाने के लिए, ऑनलाइन फ्रॉड होने के लिए, इन सब बहुत सारे चांसेस हैं और ये सब हो भी रहा है। खैर ये बात की बात है, लेकिन अभी हम फायदे पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इन अच्छी चीजों के साथ कुछ बुरी चीजें भी आ रही हैं, इस पर भी ध्यान देना है। तो बच्चों के लिए ई पाठशाला से फायदा तो हुआ है, ठीक है, ई पाठशाला का ऐप। फिर एनसीईआरटी की 1ली से 12वीं कक्षा की सभी किताबें ऑनलाइन उपलब्ध हो चुकी हैं। जी हाँ, जो मैंने पहले बताया, एनसीईआरटी की क्लास 1 से क्लास 12 तक सब कुछ जो है ना पूरा ऑनलाइन उपलब्ध है। फिर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई पाठशाला नाम से मोबाइल फोन ऐप और वेबसाइट पोर्टल तक बना दिया है, ई पाठशाला नाम से, जहां पे सभी क्लास के बुक्स, सभी क्लासेस का, उन चैप्टर्स का वीडियो सोल्यूशन भी उपलब्ध है। यानी एनसीईआरटी का कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर भी पूरा फ्री में मिल जाता है। बहुत सारे क्लासेस के, मतलब 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक की पढ़ाई तो पूरा फ्री भी मिल जाता है। फिर हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों से सभी विषयों की पुस्तकें भी उपलब्ध रहेंगी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों रहती हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में हर विषय की चैप्टर वाइज किताबों को डाउनलोड भी किया जा सकता है। हर चैप्टर का आप क्या कर सकते हो, पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। यानी अब 200 रुपए किताब खरीदने के बजाय 250-300 किताब खरीदने के बाद फ्री का ऐप डाउनलोड करो मोबाइल में, वहां से पढ़ सकते हो। तो गरीब बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं इसके माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से, इस ई पाठशाला के माध्यम से। ये सरकार की पहल है और अच्छी पहल माना जाएगा, ठीक है। अब आते हैं www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी जब आपने देखा हो ना www.google.com, www.schoolpathshala.com, किसी वेबसाइट का www लगाते हैं तो इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट की दुनिया में ये जो कोड है ये है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसे www भी कहते हैं। इसका मतलब, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ वेब भी लोग बोलते हैं, ठीक है।
अब याद रखिएगा कि यह इंटरनेट का एक प्लेटफॉर्म है, यहां जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें वर्तमान प्रेजेंट इस समय में एक ही समय में असीमित उपभोक्ताओं को विश्व स्तर पर इंटरनेट की बहुमूल्य उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान करने में वेब का पर्याप्त महत्वपूर्ण स्थान है। यानी www ये जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब, यही इंटरनेट है। ये एक जगह है जहां पे जैसे मान लो मुझे वीडियो अपलोड करनी है तो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं, पर ये वर्ल्ड वाइड वेब पर ही पहले जाते हैं, फिर वहां के माध्यम से यूट्यूब चलता है कि वहां के माध्यम से आप देख पाते हो। याद रखिएगा, यानी आपके और मेरे बीच, मैंने भी YouTube पे अपलोड किया, आप भी YouTube से पढ़ रहे हो, पर YouTube पे वीडियो अपलोड हो रहा है, इसकी सुविधा कौन दे पा रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट की सुविधा कौन दे पा रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब। यानी आप और मैं, आप वैसे मैंने वीडियो बनाया तो मैं फर्स्ट पार्टी, और वीडियो आपने देखा तो आप सेकंड पार्टी नहीं, आप थर्ड पार्टी हो। बीच में कौन था? वर्ल्ड वाइड वेब था, जिसने वीडियो आप तक पहुंचाने में मदद की। क्योंकि मैंने वीडियो तो अपने घर से अपलोड किया, स्टूडियो से, लेकिन आप तक कैसे पहुंच गई, पूरी दुनिया में कैसे पहुंच जाती है, कोई भी सर्च करता है तो ये वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से। वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया का वेब है ना, वर्ल्ड वाइड यानी कि वेब मतलब क्या होता है? जाल, पूरी दुनिया में इंटरनेट का जाल। वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व स्तर पर, पूरी दुनिया भर में। वर्ल्ड वाइड का मतलब है पूरी दुनिया भर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो तकनीकी दृष्टि से वेब सर्वरों के रूप में स्रोतों तक उपलब्ध कराने वाली एक पर्याप्त बड़ी प्रणाली है जो संसार के हर स्थान पर बैठे हुए सभी उपयोगकर्ताओं के नेट पर उपलब्ध होती है। यानी जो भी व्यक्ति इंटरनेट चलाएगा वो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, उसे सारी सूचनाएं, जानकारी, सेवाएं पूरी क्षमता के साथ प्रदान हो जाएंगी। ये सूचनाएं और जानकारी पाठ्य सामग्री, लेखा चित्र यानी कि ग्राफिक्स के फॉर्म में, फोटो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, ये सभी प्रकार से ध्वनि के फॉर्म में उपस्थित हो सकती हैं। वेब पर उपलब्ध इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाएं, सामग्री और आंकड़े व्यक्ति विशेष संस्थाओं द्वारा अपनी अपनी रुचि और उद्देश्य हेतु वेब पेजेस पर रखी जाती हैं। जैसे मेरी रुचि थी डीएलएड की वीडियोस बनाना, मैंने बनाया। किसी की भी रुचि होती 10वीं 12वीं के स्कूल के वीडियोस बनाना, वो बनाता है। किसी की रुचि होती जेईई नीट वालों को पढ़ाना, किसी को नीट, एम्स, यूपीएससी पढ़ाना। सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो पढ़ाते हैं और दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। उपयोगकर्ता नेट पर वेब पृष्ठों में उपलब्ध सूचनाएं, सामग्री के अनुसार ग्राहक कार्यक्रम, क्लाइंट प्रोग्राम वेब है। यानी एक मार्केट की तरह है। मुझे कुछ बेचना था, मैं आया, और किसी और को खरीदना था, वो आया, दोनों की जरूरतें पूरी होगी। मैंने बेच पाया और कोई व्यक्ति उसको खरीद पाया। मैं अपनी कला का प्रदर्शन कर पा रहा हूं इसके माध्यम से, है ना। तो ये एक पूरी तरह से आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म है बढ़िया सा, है ना, जिसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो यूट्यूब कितना अच्छा एग्जाम्पल है। फिर अब आते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। जी हाँ, राष्ट्रीय नेशनल टीचर एजुकेशनल ग्रुप जो एसोसिएशन बना होगा उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, टीचर्स का ग्रुप। कोठारी आयोग, जिन्होंने शिक्षा में कई सारे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी के नाम से जानी जाती है, जिन्होंने नई शिक्षा नीति भी शुरू कराई थी। तो कोठारी आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि भारत का निर्माण उसकी कक्षाओं, आज के बच्चे ही भारत का भाग्य हैं और इस भाग के निर्माता है अध्यापक। यानी बच्चों का निर्माण कहाँ होता है? कक्षा में। और उन बच्चों का निर्माण कौन करता है? अध्यापक। यानी भारत, भविष्य का जो भारत है वो बन कैसे रहा है? कक्षाओं से बन रहा है, अध्यापकों के द्वारा बन रहा है। अब मैं जिनको भी पढ़ा रहा हूं वो सारे टीचर बनेंगे, उसमें से जितने भी टीचर बनेंगे, मेरे पढ़ाने के बाद टीचर बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातें उनके दिमाग में होगी। यानी उन बातों का असर समाज पर फिर होगा, उन बाकी बच्चों पर होगा जिनको वो पढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने निर्माण में सहयोग किया, देश के निर्माण में, आपने, मैंने, हम सभी ने। ठीक है, सुयोग्य एवं कुशल लोग ही भारत के भाग्य को उज्जवल बना सकते हैं। और उन्हें कुशल एवं योग्य कैसे बनाया जाए, गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए, इस विषय पर स्वतंत्रता के बाद से विचार किया जा रहा था। मतलब जब से देश आजाद हुआ तो कैसे लोगों को सुधारा जाए, कैसे नई गुण, कौशल, स्किल लाई जाए, कैसे लोगों का ज्ञानवर्धन किया जाए, इस पर चर्चा चल रही थी। ठीक है, कब से? आजादी के बाद से ही, उस समय से सोचना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अतः इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने मई 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एनसीई, आगे चल के इसको एनसीटीई बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन होता है ना, एनसीटीई, जो टीचर वाले सारे कोर्सेज को देखती है, टीचर के संबंधित सारे नियम बनाती है। उस समय यह असंवैधानिक संस्था थी और इसका कार्य अध्ययन के एक सलाहकार संस्था के रूप में करना था। दूसरे शब्दों में यह अलग से एक संस्था थी जो दूसरों को गाइड करती थी, सरकार को। लेकिन अब नहीं। अध्यापक शिक्षा से संबंधित मामलों में केंद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देना, उस समय क्या करती थी। दूसरा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में गुणात्मक स्तर को बनाए रखना, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर्स बने। ठीक है, उसके लिए था ये। अब है सवाल कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो डिपार्टमेंट है, सरकार का जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो गवर्नमेंट का, सरकार का है, उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले यहां पर थ्योरी लिख लो, कभी भी सवाल आए तो सीधा मुंह उठा के उत्तर मत लिखो भाई, पहले उत्तर थोड़ा थ्योरी बनाइए। जैसे थ्योरी बनी है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। कौन सा उद्देश्य? नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना तथा उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाइए और वो सही ढंग से काम करे, ये भी सुनिश्चित करना। दूसरी बात, संपूर्ण देश जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल है, अपने पूरा देश यानी उसमें ऐसे एरिया भी आएंगे जहां शिक्षक लोगों की पहुंच आसान नहीं है, शिक्षक संस्थाओं की पहुंच विस्तार और गुणवत्ता में सुधार कार्य करना। यानी कि ऐसी जगह जहां पे अभी तक शिक्षा एजुकेशन नहीं पहुंची, जहां स्कूल नहीं है, वहां जहां कोचिंग्स नहीं है, जहां टीचर्स नहीं पहुंच पा रहे, वहां पर भी स्कूल खोलना, टीचिंग पहुंचाना, वहां पर भी शिक्षा की पहुंच होना, ये सब देखभाल इसको सुनिश्चित करना कौन करेगा? यही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही करेगा। और क्या, जो निर्धन है, गरीब है, महिला है, अल्पसंख्यक हैं, इन सब जैसे वंचित समूह, मार्जिनलाइज लोग है ना, इन सबको भी विशेष ध्यान देना है, ये पहले पढ़ पाए, इनको भी पढ़ाई में पहले शामिल किया जाए, ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती है। ठीक, और क्या, समाज में जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े हैं, जिनको छोड़ दिया गया है, जिन पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति देना, इनको ऋण लोन देना, सब्सिडी देना, ये सब तरह की आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है डिपार्टमेंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो सरकार का, उसी का काम है ये सब पूरा ध्यान रखना, इस सब पर नजर बनाए रखना, इसको डेवलप करना, इसका विकास करना। ठीक है, क्लियर? तो ये इतना समझ में आएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या है भाई। ठीक, तो भाई ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इस पर खास नजर रखिएगा, इस पर सवाल तो आना ही है। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में डाल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये मेरा गेस क्वेश्चन भी है, यानी इस साल की जेबीटी डीएलएड की परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, इसकी पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नंबर 1, मानव संसाधन बाल विकास का सार का शिक्षा है जो देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में संतुलन के लिए उल्लेखनीय व उपचारी भूमिका निभाता है। चूंकि भारत के नागरिक इसके अत्यधिक बहुमूल्य संसाधन है, इसलिए इन्हीं संसाधनों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। मतलब भारत का सबसे अच्छा संसाधन कौन है? रुपया, पैसा, सोना, चांदी? नहीं, भारत का सबसे अच्छा संसाधन भारत के लोग ही है, भारत के नागरिक ही है। तो सबसे ज्यादा खर्चा किस पर करो, सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दो? इन्हीं नागरिकों पर दो जो अच्छे संसाधन है भारत देश के लिए। ठीक है, इसलिए राष्ट्र को जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए बुनियादी शिक्षा के रूप में पोषण व देखभाल की जरूरत है, जिसे शिक्षा में सुदृढ़ आधार बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि भारत के लोग अच्छा जीवन जिए। ठीक है, कैसे होगा ये? अच्छा जीवन तभी जी पाएंगे, उनको हम फ्री में घर दे दें, उनको फ्री में हॉस्पिटल, रोड ये सब बना कर दे दें, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी बेच खाएगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन अच्छी शिक्षा मिलेगी ना, तो हॉस्पिटल दो मत दो, उस बच्चे को पैसा दो मत दो, अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त किया, अपने दम पर पैसा कमा लेगा, अपने दम पर घर बना लेगा, अपने दम पर सुविधाएं हासिल कर लेगा, है ना। तो इसलिए अच्छी सुविधा के माध्यम से ही, अच्छी शिक्षा के माध्यम से ये सारी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। और क्या, इस मिशन के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, एमएचआरडी, मानव संसाधन है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सृजन भारत सरकार द्वारा किया गया। और ये जो किस नियम से किया गया? 1961 के 74वें संशोधन, यानी संविधान में 1961 में संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था। और इसमें कार्य करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है किन किन डिपार्टमेंट में इंटरफेयर कर सकता है, किन किन डिपार्टमेंट के साथ काम कर सकता है? वो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, यानी स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट, और उच्चतर शिक्षा विभाग यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इन दोनों डिपार्टमेंट जो पहले अलग अलग काम करते थे, इनका अपना अलग अलग एरिया था। जैसे उच्च शिक्षा विभाग क्या देखेगा? कॉलेज का एजुकेशन। और स्कूल शिक्षा वाला क्या देखेगा? स्कूल का एजुकेशन। तो इन दोनों विभाग का अलग अलग काम था, पर इन दोनों को गाइड करना, इन दोनों से काम करवाना, या इन दोनों को मदद करना, पैसे पहुंचाना, ये सब काम भी इसी का रहेगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। ठीक है, क्योंकि मानव का विकास तभी होगा जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, उच्च शिक्षा मिलेगी। तो मानव संसाधन विकास का लेना देना तो इनसे सीधा सीधा था। ठीक है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूल शिक्षा और साक्षरता के विकास के लिए उत्तरदायी है। यानी यही विभाग जो है देश में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, ये सब इन्हीं की उत्तरदायी है, इनसे ही बनता है भाई, यही डेटा देते हैं, यही देश में पढ़े लिखे लोगों के लिए जिम्मेदार हैं। और लोग अनपढ़ रह जाते हैं तो भी इनकी दोष माना जाएगा। ठीक,
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी स्कूल की शिक्षा सबके लिए हो, यानी स्कूल की शिक्षा सार्वभौमिक हो, यह इनका उद्देश्य था। किसका भाई? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का इनका लक्ष्य था ये, जिसके लिए कई सारे योजनाएं लाएंगे, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, RTE, राइट टू एजुकेशन, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा जिसे कंपलसरी किया गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यह इन्हीं की चलाई गई योजनाओं में से एक है। ठीक है, और क्या, दूसरी तरफ जो उच्च शिक्षा विभाग है, हायर एजुकेशन, कॉलेज वाले, उच्चतर शिक्षा विभाग है, वो देश की उच्च शिक्षा, इन सब के लिए अवसर पैदा करना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, हायर एजुकेशन अच्छे से मिले, भारत के विद्यार्थी किसी तरह से पीछे न रहे, विदेश के उच्च शिक्षा विभाग में, कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है वैसी हमारे यहाँ भी हो, जैसे कि IITs, NITs, एम्स, ऐसे संस्थानों का बनना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं के लिए भारत सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक मतों का लाभ प्रदान करने के लिए नई संयुक्त उपक्रम आरंभ किए हैं और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, यानी भारत के विद्यार्थी दूसरे देशों के बड़े बड़े संस्थानों में जाकर पढ़ सकते हैं, वहां से ज्ञान हासिल कर सकते हैं, और यहाँ के भी ऐसा, तो आपस में मिलना जुलना होगा, ज्ञान प्रदान, आदान प्रदान होगा, जिससे भारत के विद्यार्थी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। क्लियर? तो ये थी 5वीं और अंतिम इकाई। इस इकाई के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स, प्रश्न उत्तर आपने देख लिए। अब इसी के साथ ये विषय कंप्लीट होता है। अब हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ेंगे, जहां से एक एक करके सभी यूनिट के वीडियो लेक्चर्स अपने कोर्स में उपलब्ध कराएंगे। जिन लोगों ने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया उन सभी के लिए बता दूं भाई, हमारा क्रैश कोर्स जिसमें आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जी हाँ, 2022, 2023, 2024 इनके 4-4 सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स हर इकाई का सेपरेट, और नोट्स, जी हाँ, नोट्स भी कैसे, डिटेल नोट्स अलग, शॉर्ट नोट्स अलग, एक्सक्लूसिव नोट्स अलग, और साथ ही साथ हर वीडियो लेक्चर के साथ एक अटैच PDF अलग, ये सब कुछ मिलता है हमारे एक मात्र कोर्स में, जो कोर्स आपको पूरी तरह से डेट की परीक्षा में पास करा देगा, क्वालिफाई करा देगा। और ये कोर्स है रैपिड स्टडी। रैपिड स्टडी का मतलब जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और इन्हीं दिनों में पढ़कर, ये बचे हुए दिन में ही पढ़कर परीक्षा पास करना चाहते हैं, एक बार में कम समय पढ़कर परीक्षा पास करना चाहते हैं, अच्छे परसेंट बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स है। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, स्टडी क्लास के ऐप की लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से जो भी आपका कोर्स, हरियाणा डेट का कोर्स है, आप संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहें परचेस कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं डालना है, डायरेक्ट परचेस कर लेना है। आपके जो क्लासमेट्स है, फ्रेंड्स है, उन तक जरूर वीडियो पहुंचाइए, उन तक जरूर जानकारी पहुंचाइए। हरियाणा डीएलएड का प्रवेश पत्र, प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रायोगिक परीक्षा, रिजल्ट, इन सब से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी जानकारी आती है सरकार की तरफ से, सबसे पहले मैं हरियाणा बोर्ड की जानकारी, सबसे पहले डीएलएड की सारी जानकारी चैनल पर अपलोड कर देता हूं। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख देना, साथ ही साथ वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट चेक करें और हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।